नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम फोटोग्राफी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम जस्सी ओबरॉय है। मैं एक फ़ोटो मेंटर हूँ, कई ब्रांड्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ल्यूमिक्स मेंटर, निसी ब्रांड एम्बेसडर, सिरुई ब्रांड एम्बेसडर। उसको छोड़ते हैं, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग आज फ़ोटोग्राफी की बात करेंगे। कुछ लोगों में से, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, यार इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, एक और की क्या ज़रूरत है। हमने ये कोशिश की है कि हम लोग आपको बेसिक फ़ोटोग्राफी के बारे में ना बात करें, इंटरमीडिएट की बात ना करें, हम एडवांस की बात ना करें। हम बात कर रहे हैं फ़ोटोग्राफी स्ट्रेट एंड सिंपल की, सीधे लफ्ज़ों में एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कोशिश करेंगे फ़ोटोग्राफी के बारे में बताना। अगर आप इस समय ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि बस ये थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटे के बाद जाके आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर देंगे फ़ोटोग्राफी से, उसकी बहुत बढ़िया सी फ़ोटो खींच लेंगे, या अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर देंगे, या सडनली फेमस हो जाएंगे, सडनली सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप गलत जगह पे बैठे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, किसी और कैरियर ऑप्शन की तरह फ़ोटोग्राफी भी अपना एक टाइम लेती है। आपको फ़ोटोग्राफी टाइम नहीं लेती, आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप अच्छे तरीके से, राइट तरीके से, प्रॉपर तरीके से फ़ोटोग्राफी को टाइम देते हुए, सीखने को टाइम देते हुए आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, फिर आप सही जगह पे बैठे हैं। हम कोई क्विक फिक्स नहीं सिखाएंगे, हम कोई एरल लाइट भी नहीं सिखाएंगे कि अभी आपकी कोई चीज़ टूट गई, फटाक से लगाया, आधे घंटे बाद जोड़ के बराबर हो गई। कुछ नहीं है, हमारे पास कोई जादू नहीं है। आपने जिस समय अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, उस समय ए फॉर एप्पल सीखा था, बी फॉर बैट भी सीखा था। आज हम आपको पी फॉर फोटोग्राफी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बेस लेवल से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूं। फोटोग्राफी स्ट्रेट एंड सिंपल, फोटो बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग कैमरा, अंडरस्टैंडिंग लेंस, लाइट एंड एक्सपोजर, एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे, कॉम्पोजिशन, वर्कफ्लो मैनेजमेंट एंड वर्क हैबिट्स। ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं जिसमें कि हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटो बेसिक्स की। अब फ़ोटो बेसिक्स में पहुंचने से पहले एक चीज़ को जानना तो ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफी है क्या। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी कोई बताने की चीज़ है। उस एक्ट को एक जगह पे फ़ोटोग्राफी ज़रूर मिलेगी आपको, इसके बारे में, व्हाट इज़ फ़ोटोग्राफी, जिसका फ़ोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। वो है डिक्शनरी, वो है विकीपीडिया। फ़ोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, बस व्हाट इज़ फ़ोटोग्राफी वो अच्छे से टेक्निकल डेफिनेशन बता देंगे। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज, वो एक आर्ट जिससे कि आप एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए पिक्चर बनाते हैं, उसको हम फोटोग्राफी कहते हैं। सही है वो, पर उसमें थोड़ा सा सोल नहीं है, हमारा दिल से बात नहीं हो पाई। वो बहुत ड्राई सी, सूखी सी डेफिनेशन है। क्या उससे हम फोटोग्राफी सीख पाएंगे? मैं जो बताना चाह रहा हूँ बड़ा सिंपल तरीके से, जैसे मैं फ़ोटोग्राफी समझता हूँ, वो ये है। अगर टेक्निकली मैं इसको ब्रेक करूँ वर्ड को, फोटोग्राफी, फोटो मतलब लाइट, ग्राफी मतलब ड्राइंग। जब हम लाइट से ड्राइंग करते हैं या लाइट से पेंटिंग करते हैं और उसके बाद जो चीज़ हमको मिलती है वो फोटोग्राफी कहलाती है। अब ये होगी टेक्निकल डेफिनेशन। फोटोग्राफी एक आर्ट है जिससे कि हम अपने मोमेंट्स को, अपने लाइफ के, अपने नज़दीकी लोगों के, या हमने जो ट्रैवल करके जो मेमोरीज़ लेते हैं, उनको लाइफ टाइम के लिए इटर्नल बना देना। इटर्नल मतलब हमेशा के लिए अमर बना देना। ज़िंदगी भर आप
आपके बाद उनके बाद के बाद भी वो मेमोरीज जिंदा रहेंगी। इसको हम फोटोग्राफी कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, पर ये बनाने में बहुत टेक्निकल चीज़ें भी यूज़ होती हैं। मेरा अपना ये मानना है कि फ़ोटोग्राफी के दो डिस्टिंक्टिव हिस्से हैं। एक है साइंस, जिसको हम फिज़िक्स कहते हैं, और एक है आर्ट, जो इंडिविजुअल है। फिज़िक्स जो है वो फिक्स है, हम साइंस को बदल नहीं सकते। साइंस को बदल सकते हैं क्या? कितने लोगों ने 20-25 साल की एजुकेशन के बाद 2+2 को 5 करने की कोशिश की है? नहीं हुए ना सक्सेसफुल। एक हिंदी की पिक्चर भी निकली थी, 1 और 1 11। हो पाते हैं? वो पिक्चर में ही हो पाते हैं। 1 और 1 2 ही होते हैं। ये साइंस है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो फिर अगर हम उसको नहीं बदल सकते तो फोटोग्राफी तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि हर कोई जिसने साइंस समझ ली वो तो वैसे ही फोटो बना देगा। गलत कह रहा हूँ? बट उससे ज़्यादा एक आर्ट है, और आर्ट जो है वो सब्जेक्टिव होता है। वो मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना आर्ट है, किसी और का अपना होगा, आपका अपना और आर्ट है। हम उससे क्रिएटिविटी लाते हैं फोटोग्राफी में। तो हम इस पूरे दौरान हम फिजिक्स को भी समझेंगे, हम आर्ट को भी समझेंगे, और ये जो चीज़ें पूरी बनती हैं, जैसे में हमने कोई सीन देखा, उससे जब हम फोटोग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं जिसको हम कैमरा कहते हैं। फोटोग्राफी, लोग कहते हैं कि पेंटिंग जो एक आर्ट फॉर्म था या है अभी, उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत हद तक एक जैसा है, बट एक छोटा सा पर बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है उसमें। वो क्या है? एक पेंटर अपनी इमेजिनेशन से बिना उस चीज़ के सामने हुए वो आर्ट क्रिएट कर सकता है। फोटोग्राफर की शुरुआत उस चीज़ के होने के बिना शुरुआत हो सकती है, एक थॉट प्रोसेस चल सकता है, पर उसको वो चीज़ सामने लानी पड़ेगी फोटोग्राफ का क्रिएट करने के लिए। ये बहुत अहम डिफरेंस है दो डिफरेंट आर्ट फॉर्म में। तो चलिए हम फोटोग्राफी के ऊपर आज हम बात करते हैं। फोटोग्राफी की शुरुआत कब से हुई? आपके लिए शायद आज से हो रही है, पर इस दुनिया के लिए चंद दिनों पहले कुछ हुआ था। चंद दिन, कुछ दिन पहले देखते हैं, कुछ बस 30,000 साल पहले, ज़्यादा नहीं, पता नहीं कितने पुरखे हमारे निकल गए। शुरुआत कहाँ से हुई? एक फोटोग्राफी जैसे हमारा आर्ट फॉर्म है, हम विजुअलाइज करते हैं, कुछ चीज़ को देखा या हमने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की। 30,000 साल पहले जब आदमी केव्स में रहते थे, जंगलों में, जानवरों से बचने के लिए वो छोटी छोटी केव्स में घुस जाते थे, लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, तो दिमाग खाली था। तो हम लोग कहते हैं आजकल ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, शैतान का घर होता है। कुछ ज़रूरी नहीं है। दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक जिसके जो अपने खाली दिमाग में शैतान को बैठा लेते हैं, दूसरे आदमी जो कि खाली दिमाग में एक आर्टिस्ट को बैठा लेते हैं। क्योंकि आपने आज ये कोर्स को ख़रीदने की कोशिश की है एंड आप सामने बैठे हैं, तो ऑब्वियसली शैतान को तो नहीं बैठाया, आपने आर्टिस्ट को बैठा लिया है। ऐसे ही एक आदमी होगा जो केव में बैठा हुआ था एंड उसे लेटा हुआ था, तो उसे आर्टिस्टिक दिमाग में कुछ आया, तो उसने गोदना शुरू किया, कुछ पत्थर उठा के दीवारों पे गोदना शुरू किया। उसको अच्छा लगा, कुछ चीज़ नई नज़र आई। उसके बाद उसने आसपास के अपने साथियों की शेप को बनाना शुरू किया, उसको भी गोदना शुरू किया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये शेप ही बनी हुई है लाइनों से, उसको गोदना शुरू किया यहाँ से, और उसको अच्छा लगा, तो उसको लगा मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, तो उसने इन्हीं को करते हुए, गोदते हुए दीवारों पे, छतों पे, उन गुफाओं की, उस पे उसने स्टोरी बिल्डिंग शुरू की। कुछ भी हो सकती है। एक शेर एक आदमी को मार रहा है, वो भी स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है। कोई भी अपने आपस की रिलेशनशिप की स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है। वो उसने ऐसे ड्रॉ करके बनाना शुरू किया। वहां से इसकी पहली शुरुआत
मैं समझता हूं कि वहीं से हुई होगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन की वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद 30,000 के बाद हम लोग आए 15,500 साल पहले, ये स्पेन का है। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहां पर उसी टाइप के गुफा में रहने वाले लोगों ने उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच देना शुरू किया, थोड़ी शेडिंग करनी शुरू की, थोड़ी सी उसको 3D इफेक्ट देने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली एक आदमी की थिंकिंग क्रिएटिविटी में और बढ़ती गई और इंप्रूवमेंट आती गई उसमें। 2580 BC में पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर इस टाइप की बहुत आर्टिस्टिक पेंटिंग्स नज़र आई हैं। अब इसमें अगर आप देखिए जो फॉर्म बना है ह्यूमन बॉडी का या कुछ भी है वो बहुत क्लियर है, हाथ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले में जब आपने देखा होगा तो एक सिंपल लाइनें गोदी गई हैं, यहाँ पर कुछ और नज़र आया है, पूरी स्टोरी बिल्डिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्टिक फॉर्म क्रिएट किया गया। अजंता 200 BC में, ये इंडिया में ही है। आप देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म है, बहुत ही बारीकी से ड्रॉ किया गया है। अगर आप अजंता नहीं गए हैं तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एक आई ओपनर है, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि किस टाइप से लोगों ने कैसे काम किया होगा। अंधेरी गुफाएं हैं, बिल्कुल अंधेरा है, लाइटें कहाँ होती थी, और उसमें उन अंधेरी गुफाओं में उनकी दीवारों पे, छतों पे इस टाइप की ड्राइंग्स हैं, इस टाइप की पेंटिंग्स हैं। (1480) 1764 एक उसी आर्ट फॉर्म ने जो प्रिमिटिव था एक ज़बरदस्त शेप ग्रहण कर ली थी। जो आर्टिस्टिक था वो अब एडवांस हो चुका था, और वही जो अमीर राजा लोग होंगे उन्होंने उन आर्टिस्ट को हायर करके पेंटिंग्स बनवानी शुरू की अपने लिए, अपनी रानियों के लिए, अपने महल के लिए। तो वो भी आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ। अगर इसमें आप देखें तो कितना इंट्रिसिक, बहुत डेलिकेट डिज़ाइन बनाया गया है। बैकग्राउंड सेम कलर होते हुए भी उन्होंने जो पल्लू पे कलाकारी की है वो देखते बनती है। आप शायद कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा हो, इसकी हम बातें कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है। मैंने आपको शुरू में बोला था हम आपको ए से सिखाएंगे। हम लोग फोटोग्राफी तो शुरू कर देते हैं, पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये आई कहाँ से, हमारा इसका लिंक पीछे से कैसे। वो अगर जान लेंगे तो आपको अपने आप अंदर और अच्छा लगेगा कि आपने कितना ज़बरदस्त आर्ट फॉर्म को चूज किया है। एक फिनोमिनन हुआ, बड़ी मज़ेदार बात है ये, हालांकि फ़ोटो एक इमेजिनरी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी समय एक पुराने टाइम पे, ये रियलिटी भी है, कि कोई आदमी कहीं पे खड़ा हुआ था, ऑल ऑफ ए सडन किसी कमरे के अंदर था, ऑल ऑफ ए सडन उसको एक उस कमरे की दीवार पे जो छेद होगा उससे अंदर लाइट जब आई तो दीवार पे उसको एक इन्वर्टेड इमेज नज़र आई। आप सोच के देखिए, जिसने आज तक इस टाइप की कोई चीज़ नहीं देखी तो कितना हैरान होगा वो। कुछ लोग को समझ नहीं आया अभी भी। रात को आप जा रहे हो सड़क पे, सामने भूत आ जाए, होता है भूत, होता है नहीं होता छोड़ो, कोई आ जाए, क्या होगा, घबराहट होगी, हिल जाएंगे, क्यूरियोसिटी होगी ये क्या था। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस समय। कुछ लोग इस टाइप के देख के भाग गए होंगे, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होगी, पर एक आदमी को लगा ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक ये फिनोमिनन जो था ये पहला एक ऐसा स्टेप था जिससे कि फोटोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी की शुरुआत यहां से मेरे को समझ में आती, यहीं से हुई होगी, बिकॉज एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हुआ था। भाई साइंटिस्ट हर कोई तो बन नहीं सकता। न्यूटन के पहले कईयों के सिर पे सेब गिरे होंगे, गलत बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस न्यूटन, वो सेब भी गिरने का इंतज़ार कर रहा था कि अब न्यूटन बैठेगा उसके सिर पे गिरूंगा, क्योंकि कुछ नया डेवलप होना है, कुछ नई साइंस ईजाद होनी है।
उससे पहले कईयों के सिर पे गिरे हुए, किसी ने सोचा अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, सिर पे चोट लग गई। पर एक आदमी था जिसके सिर पे जब गिरा तो उसको लगा ये क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ा। ऐसे ही कुछ इसमें हुआ कि जब किसी को पहले वो फोटो दिखी, उसका प्रतिबिंब दिखा उल्टा, तो कईयों ने देखा होगा, बट उन्होंने उसको नहीं ध्यान दिया और एक आदमी ने ध्यान दिया, और वहीं से कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप सामने देख के सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं पता फोटोग्राफी आज होती या नहीं होती। एक बात तो पक्का है, अगर उसने नहीं देखा होता तो कोई और देखता, शायद कुछ और डिले हो गया होता, कोई बात नहीं। सो इसी प्रिंसिपल पे बेस जब उसने पूरा स्टडी करना शुरू किया तो एक पर्टिकुलर उसको समझ में आया कि जब एक सब्जेक्ट जिससे कि लाइट निकल रही है, उसकी लाइट रेज जब एक छोटे होल से निकलती हैं तो उसके दूसरी साइड पे कोई भी सरफेस हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, पर्दा हो सकता है, उसके ऊपर उल्टी इमेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। यहाँ से जब शुरुआत हुई तो एक नई डेवलपमेंट हुई, एक नया चीज़ जिसका कि आविष्कार हुआ, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कैमरा ऑब्सक्योरा, उसका नाम दिया गया। उसमें भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस फिनोमिनन को, वो जो एक चीज़ हुई थी, उसका एक अच्छे ढंग से रिक्रिएट करने की कोशिशें की जाने लगी। तो एक बॉक्स बनाया गया जिसके बाहर से उसमें छेद किया गया, वहाँ से लाइट अंदर आ रही है, उसके दूसरे एंड पे छोर पे सामने उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। इसको उन्होंने उस समय कैमरा ऑब्सक्योरा नाम दिया। मेरे हिसाब से ये एक पहला स्टेप था जिससे कि फ़ोटोग्राफी बन पाई, फ़ोटोग्राफी शेप ले पाई। और कैमरा ऑब्सक्योरा का अगर मीनिंग हम समझें, ये लैटिन वर्ड है, तो उसका मीनिंग है डार्क बॉक्स। ऑब्वियसली अगर इस बॉक्स के अंदर लाइट जलती रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। पर बॉक्स की शेप बदल गई। आज हमारे बॉक्स की शेप बड़े मॉडर्न तरीके से बनी हुई है, बट है वही, अंदर अंधेरा ही है आज भी, क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होगा तो उसका प्रतिबिंब क्लियर नहीं बन पाएगा। फिर उसी को और डेवलप करने की कोशिश की, तो ये बाहर ये सीन है और अंदर कैमरा ऑब्सक्योरा में इस तरीके से लाइट का डायरेक्शन देने की कोशिश की गई कि एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उसका प्रतिबिंब बन पाए। ये शुरू हुआ 1600 से 1650 के दौरान। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हम लोग ने कहीं से गूगल से निकाल के आपको दे रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ 19-20 हो सकता है 1600 से 1650 ना हो के 1640 हो। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा साल था, मुद्दा ये है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो फैक्ट ये है कि ये हुआ। हो सकता है 1640 में हुआ हो सकता है 1599 में हुआ हो, मुझे नहीं पता, और उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मेरा जन्मदिन मुझे 1 साल का गैप आ गया है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी एज फिर भी चलती रहेगी, लाइफ फिर भी चलती रहेगी। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी क्या है? लाइट चाहिए, पहली चीज फोटोग्राफी, फोटो लाइट। फिर जिसके ऊपर पढ़नी है, जिसकी आपने फोटो खींचनी है, वो सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट आपके सामने है। लाइट आई, जब उस पर पड़ी तो एक बॉक्स जिसको कि हम कैमरा कहते हैं, उसके अंदर एक छोटे से होल से एंटर होके इस जगह पर उसका इन्वर्टेड इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी। बेसिक प्रिंसिपल यही है, और ना ये बदला है 200, 300, 400, 500 सालों में, ना ये आगे 300, 400, 500 सालों में बदल सकता है, क्योंकि साइंस है।
हम साइंस को झुटला नहीं सकते, हम साइंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, आज से 100 साल बाद कोई और एक ऐसा साइंटिस्ट आए इस पूरे को रिजेक्ट करके कहे जी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, तब की बात कुछ और है, तब देखेंगे। इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो गई। दुनिया का पहला फोटोग्राफ कब बना? जोसेफ नेपियर ने 1826 में पहला फोटोग्राफ क्रिएट किया, प्रिंट हुआ, प्रिंट कह सकते हैं, या केमिकल एक प्लेट पे बनाया गया। वो था कुछ ऐसा। यहां पे एक मजेदार पॉइंट आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या दिखाया था, कैमरा ऑब्सक्योरा कौन से साल में बना था जिसको यूज किया गया था? 1600 के आसपास। और उसके बाद पहली फोटो कब बन पाई? 1800 में। 200 साल लग गए दोस्तों। और आज हम 200 मिनट भी नहीं वेट करते, एक नया कैमरा आ जाता है, नई टेक्निक आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये चीज़ इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट इतना डेवलप हो चुका है कि अब टाइम लगता ही नहीं है। उस समय 200 साल लगे, पर कुछ लोग उस 200 साल लगे रहे। आप में से कुछ लोग 2 साल 3 साल लग के अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे, कुछ लोग पेशेंस नहीं दिखा पाएंगे और वो फोटोग्राफी को परस्यू भी नहीं कर पाएंगे। ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को इतनी ज़बरदस्त बनने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। किसी ने 200 साल दिए थे ना, तभी आज हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। ये बना था 8 घंटे के एक्सपोजर से। शायद उनको एक्सपोजर भी नहीं पता होगा उस समय, वर्ड कुछ और वर्ड यूज़ करते होंगे, पर 8 घंटे तक ये प्लेट के ऊपर लाइट पड़ती रही, तब जाके ये कुछ बन पाया। इसका अलग जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गूगल पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पहली फोटोग्राफ है जिसमें कि दुनिया का पहला मॉडल, ह्यूमन बीइंग, आप और मेरे जैसा कोई आदमी प्रेजेंट है। और ये फोटो मुझे टेक्निकली भी एंड आर्टिस्टिकली भी बहुत बढ़िया लगती है। इसका तोड़ नहीं है, बिकॉज आप सोच के देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पोजिशन क्रिएट की गई है। और इसको 30 मिनट का एक्सपोजर टाइम लगा था। 30 मिनट तक जिस सरफेस पे भी उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर लाइट पड़ती रही। ये पहला फोटोग्राफ है दुनिया का जिसमें एक ह्यूमन एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हमें गूगल से इमेज मिली है जिसमें कि उसके हिसाब से जोसेफ नेपियर ने जो पहली फ़ोटो बनाई थी वो इस कैमरे से बनाई थी, इस टाइप के कैमरे से, इस कैमरे से बनाई थी। कहते हैं कि अभी भी किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया लगता है देख के। आप मुझे बताइए, आप उस एरा में जाके इस टाइप का कैमरा यूज़ करके खुश होंगे? खासकर तब जब आपको पता है कि बहुत एडवांस कैमरा सामने आ गए, छोटे, कॉम्पैक्ट, इजी। पता नहीं, मैं शायद जाना चाहूँगा, बिकॉज उस समय का जो स्ट्रगल थी उसका मज़ा कुछ और होगा। ये मॉडर्न फॉर्मेट में जो आज की डेट में रिक्रिएट किया हुआ पिन होल कैमरा है, रिक्रिएटेड है, जिसमें कि एक होल है और ऊपर एक इंस्टेंट फिल्म है जिससे कि डेवलप होके फ़ोटो आपको मिल जाती है। फिर आया व्यू कैमरा। व्यू कैमरा कुछ इस तरीके से है, ये सिनार का है। सो ये इसमें भी डायरेक्ट फ़ोटो आपको नज़र आती है। यहाँ पे लेंस है और पीछे फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल जो सेंसर होगा उसके ऊपर फ़ोटो बन जाएगी। ये है व्यू कैमरा।
इवोल्यूशन ऑफ अर्ली कैमरास की हम बात कर रहे हैं। ये डुब्रोनी वेट प्लेट है 1864 वाली, ये भी एक तरीके से व्यू कैमरा ही नजर आ रहा है। फिर आया कोडक का ब्राउनी 1888 में। अब 200 साल नहीं लग रहे। अब लोगों को जब पहला कैमरा मिला उसके बाद जल्दी 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 लोगों ने डेवलपमेंट शुरू कर दी। स्पीड ग्राफिका 1912 में। लाइका 1 मॉडल ए 1925 में। इस टाइप के कैमरेज की मिलते जुलते आज भी आपको शेप्स दिखने को मिल जाएंगी कुछ हद तक। ये देखिए, कुछ हद तक मिलती है शेप, मिलती है। ये है कोनिका हेक्सार का। पर ये कैमरे, अब इसके बाद एक कैमरे की शेप बननी शुरू हो गई। ये आया रोलीफ्लेक्स 1929 में। समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से कुछ था। 2 लेंस, इसमें ऊपर से देखते हैं हम ऐसे। जो ऊपर का लेंस है वो है आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए यहाँ पे, और वही प्रीव्यू जिसमें आप देख लेते हैं, सब कुछ सेट कर देते हैं तो इस लेंस से शूट हो जाता है। इसको हम डुअल लेंस कैमरा भी कहते थे। अब आया कैमरे ने इसके बाद एक जो हम कहते हैं रेट्रो कैमरा या पुरातत्व टाइप की जो लुक रहती है, वहाँ से चेंज होके कुछ मॉडर्न टेक्निक्स बननी शुरू हुई। उस तरीके से कैमरा बनना शुरू हुआ। इसकी इवोल्यूशन करते हैं। कॉन्टैक्स बना 1949 में। 20वीं सेंचुरी में शुरू हो चुका था ये। इसकी लुक हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस टाइप का कैमरा। इसका हम आगे और शेप देखते हैं। ये मिनोल्टा डायनेक्स 7000 था। ये शायद पहला कैमरा था जिसमें कि ऑटो फोकस की फैसिलिटी थी। इससे पहले ऑटो फोकस ट्राई नहीं किया गया था। इनिशियल जो डिजिटल कैमरा बना वो पूरा का पूरा डिजिटल कैमरा नहीं था। डिजिटल बैक बनानी शुरू की कोडैक ने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर एक कैमरा है, इसके नीचे कुछ अटैचमेंट लगी हुई है कोडैक की, जिस पे इसने लिखा था कोडैक डिजिटल साइंस। ये डिजिटल बैक बनी। इसमें कितने मेगापिक्सल थे पता है आपको? 2। एंड उस समय का शायद ये बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। टाइम की बात है। ये फाइन पिक्स का था S2 Pro। डिजिटल कैमरास जिस समय आने शुरू हुए थे। फिर आए जिसको आज हम मॉडर्न DSLR कहते हैं। उसकी शेप कुछ इस टाइप की थी। इसमें क्लियर एक शेप फॉर्म लेनी शुरू की, और मेरे ख्याल से इसके बाद से DSLR की शेप मोर और लेस उतनी ही रही है। थोड़ा सा इधर कर्व दे दिया, थोड़ा सा यहाँ से कुछ निकाल दिया, बस वही एक शेप ने फाइनल शेप ले ली। एंड उसी के आसपास बाकी कैमरा मैन्युफैक्चरर्स ने सब ने बनाने शुरू किए कैमरे। फिर आया मिररलेस डिजिटल कैमरा जो आजकल भी चल रहा है। इसके बारे में हम बीच में बात करेंगे। जिस समय हम DSLR के बारे में आएंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ये अब नई चीज़ें निकल रही हैं। पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या मिररलेस सच में नया है? एक नई टेक्नोलॉजी है। मिररलेस का क्या मतलब है? वो ऐसा कैमरा जिसमें मिरर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें कम मिरर है।
मिररलेस, लेस मिरर नहीं है वो, मिररलेस है वो। ये जो कैमरा है जिसको आप लोग पॉइंट एंड शूट कहते थे, आज भी कहते हैं हम, ये मिररलेस कैमरे का एक अवतार है, अवतार कह लो या एक टाइप है जिसमें मिरर नहीं होता। सीधा यहाँ से लाइट आती है एंड सीधे सेंसर पे पड़ती है। हमारा व्यू फाइंडर भी कहीं नहीं है, हमें इस पीछे जो एलसीडी स्क्रीन है इसके ऊपर देखना पड़ता है ऐसे करके। ये टेक्नोलॉजी को रीडिज़ाइन करके और मॉडर्न इनपुट्स और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट उसमें करके, उसमें डाल के आज हमको मिररलेस कैमरा दिया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा अपना ये मानना है, जब भी कोई नई चीज़ डेवलप होती है वो फोटोग्राफी को एक डिफरेंट लेवल अचीव करने में हेल्प करती है। वही मिररलेस डिजिटल कैमराज फ्यूजी का, सोनी का, निकॉन का, पैनासोनिक का ल्यूमिक्स, आप देखते जाइए, कई और मॉडल्स आते जाएंगे, हो सकता है कई और कंपनीज भी आ जाएं, हमें नहीं पता। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करते हैं फिर से। फोटोग्राफी काम कैसे करती है क्या? फिर वही इमेज बताऊंगा आपको। वो लाइट सोर्स है, सब्जेक्ट है आपका, और एक बॉक्स है कैमरा जिसके अंदर लाइट एंटर होके आपकी एक इन्वर्टेड इमेज पीछे फोकल प्लेन पे बना रही है। फोकल प्लेन की हम बात करेंगे बाद में। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है, अब इसको हमने बोलना शुरू किया लेंस। शायद यही एक टाइम पे पिन होल कैमरा रहा होगा जिसमें एक होल था, शेप वही रही, बट अब उस होल के ऊपर एक लेंस लगना शुरू हुआ, सो दैट कि जो पीछे पिक्चर बने वो थोड़ी सी शार्प बने और क्लियर बने। और इसको बोला गया, इसको हम बोलते हैं फोकल इमेज प्लेन, जिस पे कि इमेज, ऐसा प्लेन, ऐसा सरफेस जिसके के ऊपर इमेज बनती है। और ये जो डिस्टेंस है लेंस से इमेज प्लेन तक का, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। हम इसके बारे में और बात करेंगे। और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, यहां से लेके इसका जो एंगल क्रिएट हो रहा है, लाइट की एंट्रेंस, जिससे कि लाइट लेंस में एंटर करती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ व्यू। ये चेंज होता रहता है लेंस से लेंस। हर एक लेंस का एंगल ऑफ व्यू अलग होता है। फोकल लेंथ भी लेंस के ऊपर डिपेंड करती है, बट एंगल ऑफ व्यू एंड फोकल लेंथ एक चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम आगे और बात करेंगे। कैमरा काम कैसे करता है, मैं आपके सामने डीएसएलआर की समय बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल इमेज है, ये काम कैसे करता है। पहली चीज़, लाइट तो चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जिसको हम लेंस कहते हैं, एक जिसको हम इसको हम लेंस कहते हैं। इसके अंदर एक कांच का ग्लास नहीं है, इसमें कई ग्लास के पीसेस हैं, बहुत हाई क्वालिटी के, जिसको हम लेंस के एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये साथ मिल के बनाता है एक लेंस को। जिसको हम ऑप्टिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ये है कुछ प्रिज्म टाइप का, जिसको हम पेंटा प्रिज्म कहते हैं। हर एक का फंक्शन मैं आपको बता दूंगा। यह है व्यू फाइंडर, जहां पीछे से आप जो इमेज आप शूट करना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। यह है मिरर। ये मिरर का क्या काम है?
ये सेंसर है जिस पे कि इमेज ने बनना है, जिसको इमेज प्लेन भी कहते हैं। लाइट आई अब आपने देखनी है पहले, बिकॉज फोटो खींचनी है, तो वो इस मिरर पे पड़ी, इसके बाद वो पेंटाप्रिज्म में गई, वहां से इंटरनल रिफ्लेक्ट होके, अंदर से रिफ्लेक्शन होके ये आपको आई पीस पे दिखी। आप जब आई पीस पे देख रहे हैं तो आप इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज जो कि मिरर से जाके पेंटाप्रिज्म से होके आई पीस पे नज़र आ रही है, वो आप देख रहे हैं। जो अब आप जिस समय सर्टन हो जाएंगे कि हाँ आपने यही खींचना है, तब आप शटर का जो बटन है कैमरे पे जो होगा उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद अंदर कुछ होगा जिससे कि लाइट फाइनली इस सेंसर पे पड़ेगी एंड पिक्चर बन जाएगी। अब मिरर और सेंसर के बीच में एक शटर है, शटर पर्दा कह सकते हैं। पर्दा ब्लॉक कर रहा होता है, मिरर पहले ऊपर चला जाता है, पर्दा ब्लॉक, शटर उसको ब्लॉक कर रहा होता है, उसके बाद शटर की मूवमेंट होती है एंड लाइट सेंसर पे हिट करती है। ये एक पॉइंट एंड शूट या मिररलेस की भी हम बात कर सकते हैं। इसमें मिरर नहीं है, सीधे लाइट आई, ये अपर्चर से निकल के, लेंस है ये अपर्चर के बीच में से निकल के सीधा सेंसर पे हिट करती है, जिसको कि हम फोकल प्लेन भी कहते हैं। एंड पीछे आप एलसीडी डिस्प्ले पे इसको देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इस टाइप का है। एपर्चर से बेसिकली क्या है, कैमरे में भी आपको दो चीजें समझ में आई। एक है एपर्चर जो कि किसका हिस्सा है, ये क्या पार्ट है, ये लेंस है। दूसरा क्या है, यहां पर सेंसर के आगे एक शटर लगा होता है, वो है। अल्टीमेटली जब हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हमें लाइट को कंट्रोल करना है। गलत कह रहा हूं? आप सोच के देखिए, बाहर बहुत लाइट है, अभी कैमरे को हम थोड़ी देर के लिए दूर रख देते हैं, पूरी की पूरी जितनी लाइट है मेरी आंखों के अंदर घुस जाएगी तो क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, आंखें चौंधिया जाती हैं जब आपको ज़्यादा लाइट आंखों में घुसती है तो सब वाइट नज़र आता है। उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल करती है, आंखों में भी एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, और जो शटर जो आपकी पलक होती है, इसका साइज़, अंदर जो छेद है उसका साइज़ बढ़ता छोटा कम होता रहता है, छोटा हो जाता है जब लाइट ज़्यादा होती है। क्यों छोटा हो रहा है, बिकॉज उसने कंट्रोल करना है, आपकी इतनी लाइट अंदर आने देनी जिससे कि आपको नज़र आए ढंग से। एंड उसके बाद भी पलक है जिसको कि आप बंद करके या छोटा करके आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से कैमरे में भी अच्छी पिक्चर बने उसके लिए आपको लाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूं। पहले हम बात करते हैं एपर्चर की। एपर्चर कुछ मेटल के कुछ ब्लेड से बना होता है, वो इस टाइप से नज़र आता है आपको, इस टाइप से। ये ब्लेड एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब हम इसकी शेप या साइज़ बदलते हैं तो ये छोटा या बड़ा हो जाता है। एक लेंस जिस समय आप खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, वो क्या है आप ये देख के चलिए। यहां पे लिखा हुआ है 50 mm 1:1.4। पचास mm क्या है, उस लेंस की फोकल लेंथ है। 1.4 क्या है, उस लेंस का एपर्चर, जो कि सबसे बड़ा साइज का एपर्चर वो लेंस आपको दे सकता है।
अपर्चर तो और भी साइजेस होंगे जो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट उस लेंस में सबसे बड़ा ओपनिंग अपर्चर की कितनी हो सकती है वो लिखा हुआ है यहां पे 1.4। हम लोग अपर्चर को हमेशा वर्ड यूज करते हैं f1.4। कोई भी अपर्चर का नंबर है उसको हम f डिवाइडेड बाई f बटा 1.4। f क्या है? f है फोकल लेंथ। 1.4 क्या है? साइज नहीं है, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट है, ये एक नंबर है जो आपको दे दिया। इसकी क्या रिलेशनशिप है इसको अभी छोड़ दो, इतनी ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत है नहीं। बट साइज कैसे डिसाइड होगा कि 1.4 पे क्या साइज मिल रहा है? वो फोकल लेंथ से डिसाइड होगा। आप जिस फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं, जो भी फोकल लेंथ करेंगे, अगर 50 mm है तो 50 डिवाइडेड बाय 1.4 जब करेंगे तो जो आएगा वो उसका साइज होगा, उस ओपनिंग का साइज होगा। अब कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं, उस पर सिर्फ फोकल लेंथ एक लिखी हुई थी 50 mm की, जिसको हम फिक्स्ड फोकल लेंथ लेंस कहते हैं, जिसमें फोकल लेंथ बदल नहीं सकती। पर ये लेंस अगर आप देखेंगे यहां पर तो फोकल लेंथ बदल रही है 18 से 55 mm। इसका मतलब है ये फोकल लेंथ है कि इसमें आप 18 mm पे भी शूट कर सकते हो और 55 mm पे भी शूट कर सकते हो, और इसके बीच का जितनी रेंज है उस सब पे शूट कर सकते हो। 18, 19, 20, 21, 18 से 55 की गिनती गिन लो, हर एक फोकल लेंथ पे आप शूट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ लिखा है, वहां पे 1:1.4 लिखा था पिछली स्लाइड को अगर आपको याद हो, यहां पे कुछ और लिखा है 1:3.5 to 5.6। ये वेरिएबल अपर्चर है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं पहली स्लाइड आपको दोबारा रिमाइंड कराऊं, याद कराऊं, तो उसमें था 50 mm एंड 1.4, दो कांस्टेंट लिखे हुए थे। 50 mm पे वाइडेस्ट जो ओपन अपर्चर है, जो सबसे बड़ा साइज उस अपर्चर में, उस लेंस में होता है, वो 1.4 का है, f1.4 का। इसमें यह है कि 18 mm पे वाइडेस्ट कितना मिलेगा अपर्चर साइज? f3.5, 3.5, 3.5, और 55 mm पे आपको मिलेगा 5.6। हाँ, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। कई लोग मेरे से वो पूछ रहे होते हैं कि मैंने ये लेंस लिया था क्योंकि इसमें वाइड ओपन अपर्चर जो था वो 3.5 था, पर मेरे को, मैंने शूट किया, मुझे 3.5 नहीं मिल रहा है, मेरा कैमरा सेट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आप 18 mm पे शूट नहीं कर रहे हो। आप जैसे ही 18 mm से फोकल लेंथ को बदलोगे आपको 3.5 का अपर्चर नहीं मिलेगा। ये लेंस आपको यही दर्शा रहा है। जिस समय आप लेंस खरीदेंगे तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि वाइड ओपन अपर्चर जो है हर फोकल लेंथ पे कितना मिल रहा है। तो अगर आप 55 mm पे चले जाएंगे तो आपका 5.6 हो जाएगा। हो सकता है आपकी ज़रूरत ना हो, आपकी ज़रूरत इससे ज़्यादा वाइड की हो 55 mm पे, फिर आप कोई और लेंस लीजिए। ये समझना ज़रूरी है। ये क्या है? यहां पे एक और नंबर लिखा हुआ है कुछ 52। ये इस लेंस का डायमीटर है, जिसको हम थ्रेड साइज भी कहते हैं। इसके हिसाब से हम अपना फिल्टर चूज करते हैं। अगर आपको कल को फिल्टर समझोगे आप, वो आपने कितने साइज का लेना है वो है। लेंस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, लेंस कैप कहते हैं उसको, वो भी इसी साइज का लेना पड़ेगा। आता है लेंस के साथ, बट अगर कहीं गुम जाए, आपको दोबारा खरीदना पड़े, तो वो साइज़ यहाँ से पता चलेगा कि इस लेंस की जो सामने का डायमीटर का साइज़ क्या है। वो इस लेंस में 52 mm है। हर एक लेंस का अलग अलग होगा। अपर्चर पे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कुछ जो ओपनिंग है अपर्चर की वो अलग अलग है, बड़ा है, छोटा है, एंड उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये बहुत बड़ा साइज ओपनिंग का है, पर नीचे जो नंबर लिखा है f/1.4,
f डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितनी बड़ी ओपनिंग होगी उतना उसका छोटा नंबर, जो आप नंबर पढ़ रहे हो, f नंबर नहीं है, अभी नहीं है, हमने उसको नंबर नहीं दिया। f वेरिएबल है, फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, एक कांस्टेंट है जो 1.4। ये जो कांस्टेंट का नंबर जितना छोटा होगा उतना साइज बड़ा होगा। देख लीजिए, यहां पर आ जाए, साइज छोटा हो गया पर नंबर बड़ा हो गया, f8 हो गया, f11 हो गया, और छोटा साइज f22 हो गया, f22। जितना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना छोटा नंबर होगा उतना साइज ऑफ ओपनिंग अपर्चर की बड़ी हो जाएगी, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। बस ये यहां पे ध्यान रखिए। इसके ऊपर हम आगे बहुत बातें करते रहेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। अभी तक मैंने आपको बताया कि अपर्चर लाइट को कंट्रोल करता है। सही बात है, बिकॉज साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आने देगा, जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट आने देगा। इसके साथ एक और चीज़ होती है अपर्चर के साथ, वो क्या होता है, मैं आपको 2-3 इमेजेस दिखाता हूँ। ये फोटो खींची गई है f1.4 के हिसाब से। इसमें आप देखिए, जो ये कैमरा है बीच में, इस पे सबसे शार्प फोकस नज़र आ रहा है आपको, और इसके आसपास जो देखेंगे, ये देखिए बोतल रंग बिरंगी सी, गोल्डन, ब्लैक, ये सब आउट ऑफ फोकस हो गए, इसमें फोकस नहीं आ पाया। इससे पहले ये भी ब्लर हो गया। जितना बड़ा अपर्चर होगा, इस केस में 1.4 यूज़ कर रहे हैं, उतना आपको जो एरिया फोकस में मिलना है वो कम मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं अभी हम बात करते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं। यह है f5.6 पे। अब मैंने अपर्चर को छोटा करना शुरू किया। जब छोटा करना शुरू किया तो आप देखिए कुछ ज़्यादा बॉटल्स या सब्जेक्ट फोकस में दिखने लग गए। अभी भी ये पहले जो बॉटल्स ही है ये फोकस में नहीं दिख रही, लास्ट की भी पूरी फोकस में नहीं दिख रही, बट हाँ थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा नज़र आ रही है। एक और दिखाता हूं आपको। ये f16 के ऊपर खींची गई है, मतलब अपर्चर का साइज और छोटा कर दिया। अब आप देखिए, बहुत हद तक पूरी फोटो शार्प फोकस में है। इससे हम कितने पार्ट को फोकस में रखना है, शार्प फोकस में रखना है, और कितने पार्ट को, कितने हिस्से को हमने ब्लर टाइप की शेप लुक देनी है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपर्चर के साइज के साथ। इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, DOF शॉर्ट फॉर्म है। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब है, चलो मैं समझाता हूं। हमने एक अपर्चर की ओपनिंग डिसाइड की, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अराउंड f5.6 से f8 के आसपास का हमने डिसीजन लिया और एक फ़ोटो खींची। ये क्या हो रहा है, ये मेरा पॉइंट है जिस पे मैंने फोकस किया। ठीक है, इमेज प्लेन पे इमेज बननी है, इस पे मैंने फोकस किया। इससे वो डिस्टेंस दोनों साइड पे, जिसमें कि जो भी चीज़ है उस पिक्चर में वो शार्प फोकस में है, इसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। वो एरिया उस इमेज पे एक पर्टिकुलर अपर्चर साइज पे, जिसमें कि हमको एलिमेंट्स या जो भी सब्जेक्ट उस पिक्चर में है वो शार्प फोकस में नज़र आता है, बाकी सब ब्लर होना शुरू हो जाता है, उसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, डेप्थ ऑफ फोकस, DOF, फोकस की डेप्थ जिसमें कि चीज़ें फोकस में हैं और बाकी उसके बाहर वो फोकस से हटती चली जा रही है। इसके बाद हम इनके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे आगे कुछ मॉड्यूल्स में।
अभी मैं आपको शटर के बारे में बताता हूं। एपर्चर कहां पे था? लेंस में। शटर कहां पर है? कैमरे में। मैंने आपको दिखाया था एक इमेज शुरू में कि सेंसर है, मिरर है, और मिरर और सेंसर के बीच में एक शटर है। जब मिरर हटेगा तो शटर अभी सामने रहेगा, बिकॉज लाइट मुझे नहीं चाहिए अभी। जब मैं प्रेस करूंगा, फाइनली रेडी हो जाऊंगा, जब मैं प्रेस कर दूंगा बटन को, तो शटर हटेगा एंड सेंसर पे लाइट पहुंचेगी। देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, हटा। शटर एक मेटल का कोई प्लेट नहीं है कि जैसे मैंने दबाया तो खट करके नीचे गिर गया और खट करके ऊपर चला गया। मैनेज नहीं हो पाएगा। ये आपके घर में पर्दे लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ी वॉल पे अगर आपने पर्दे लगाए हैं दीवार पे, तो पर्दों के हिस्से लगाए हैं। एक पर्दा है, फिर एक और पर्दा है, फिर तीसरा पर्दा है, फिर चौथा पर्दा है। ऐसे ही शटर में इस टाइप के ब्लेड्स हैं जो कि एक के बाद एक आगे आते हैं एंड कवर कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और एक के बाद एक हटते चले जाते हैं, सो दैट कि आपकी पिक्चर बन पाए, लाइट सेंसर पे गिर पाए। ऐसे ये देख रहे हैं, एक एक करके ब्लेड्स गिरते चले जाते हैं या उठते चले जाते हैं। शटर की जो मूवमेंट होती है, शटर चलता है, बंद होता है, खुलता है, फिर बंद होता है, वो किस स्पीड से होता है उसको हम शटर स्पीड कहते हैं। यहां पे मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि शटर स्पीड, क्योंकि वो टाइम की का एक फैक्टर है, कितनी देर तक शटर ने ओपन रहना है, इसीलिए जो शटर स्पीड की वैल्यू है वो टाइम के साथ है, और इसमें हम लोग हमेशा सेकंड्स में बात करते हैं। तो मैं जो अपने आप को जब समझाने की कोशिश की थी, जब मैं सीख रहा था, तो मेरे हिसाब से शटर स्पीड की जो यूनिट है वो 1 सेकंड है। जब ये समझ लोगे तो आपके लिए हर चीज़ आसान होनी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड। हम हर चीज़ 1 सेकंड के हिसाब से बात करेंगे। मैं दिखाता हूं। 1 सेकंड जब मैंने बोला तो ये है 1 सेकंड। अगर मैं यहां पर आ गया, ये बीच में जो देख रहे हैं 1/2, आधा सेकंड। आधा सेकंड मतलब 1 सेकंड का आधा हिस्सा। तो हम हमेशा 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। हम यहां आ जाते हैं, 1/60 मतलब 1 सेकंड का 60वां हिस्सा। हम मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। जहां पर भी आपको 1 दिखेगा इस टाइप से लिखा हुआ, वो 1 सेकंड है। ठीक है। जैसे ही हम इस स्केल के ऊपर अपने सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, देखते हैं, तो आपको पहले दिखा 1/8, फिर 1/4, आधा, 1, 2। शटर स्पीड स्लो होती जा रही है। कैसे? आप मुझे बताइए। 1 सेकंड तक पर्दा ऊपर है, शटर ऊपर है, लाइट आती जा रही है, आती जा रही है, और यहां पर 1 सेकंड के 125वें हिस्से तक, पार्ट तक शटर ओपन होता है, खट खट एकदम से। तो ये फास्ट शटर स्पीड होती है। बट आपको अनफॉर्चुनेटली 1/60, 1/30, 1/15, 1/30 ये नज़र नहीं आएगा। ये कैमरे में नज़र नहीं आएगा। कैमरे में कैसे नज़र आएगा? ऐसे नंबर्स ऐसे नज़र आएंगे। फिर कैसे डिसाइड करें? अब आप मुझे बताइए, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? ना ना ना, गलत बोला। मैं शटर स्पीड के हिसाब से बात पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा, आप शटर स्पीड के हिसाब से बता रहे हैं, तब भी आपने थोड़ा सा गलत सोच लिया। बिकॉज अगर मैं सेकंड्स की बात करता तो 2 और 4 के ऊपर 2 छोटी छोटी कॉमा लगे होते, नहीं लगे ना,
तो पता क्या है, ये 1/2 और 1/4 है, 1/2 1/4। बस ये कंफ्यूजन को हटा देना, इसको समझ लेना, बहुत सिंपल चीज है। जैसे ही आपको अगर 1 सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड ऐसे दिखेगा, ऐसे आप देख रहे हैं 1 सेकंड के ऊपर 2 लिखा है और 1 सेकंड के नीचे भी 2 लिखा है। 1 सेकंड के जो ऊपर 2 लिखा है ये हाफ सेकंड है, और 1 सेकंड के नीचे जो 2 लिखा है वो 2 सेकंड है। दोनों में फर्क नजर आ रहा है, बस वही फर्क है, और ऐसा ही आपको कैमरे में नजर आएगा। जिस नंबर के ऊपर ये 2 छोटे छोटे कॉमा हैं इसका मतलब वो सेकंड है, और जिस पे नहीं है सिर्फ नंबर लिखा हुआ है वो 1/, वो नंबर है, 1/, वो नंबर है। ये क्लियर हुआ? ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जैसे हम टाइम की बात करें तो ये ऑब्वियसली ये फ़र्क है दोनों में, वो क्वार्टर है, पौवा है, वो अद्धा है। समझ में आता है? कई लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई। इफेक्ट देख लेते हैं। 1/250, 1/250, हर चीज शार्प नजर आ रही है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, क्या हुआ? क्योंकि 1/60 पे खींची, 1/60 पे फोटो खींची हुई है। ओ तेरी, ये क्या हुआ? ये ऐसा लगा कोई भूत आया था चला गया, क्योंकि मैंने सेटिंग गलत कर दी थी, 1/15 की कर दी थी, 1/15 की। जितना आपका नीचे का नंबर छोटा होता जाएगा उतनी शटर स्पीड जो है स्लो होती जाएगी, और उसमें शार्प पिक्चर को कैप्चर करना मुश्किल होता जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, इस पर हम और डिटेल में बात करते जाएंगे बाद में। फिजिकल शटर और इलेक्ट्रॉनिक शटर। फिजिकल शटर को हम लोग मैकेनिकल शटर भी बोलते हैं। अभी भी बहुत कैमराज में मैकेनिकल शटर या फिजिकल शटर ही आ रहा है, जिसमें कि शटर एक्चुअली में वो मेटल के जो ब्लेड्स हैं उसकी तरह प्रेजेंट रहता है, वो हटते हैं और पिक्सल जो नीचे है सेंसर पे वो दिखने, उस पर लाइट पड़ती है और एक एक रो पे लाइट पड़नी शुरू हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है उसमें सिर्फ वो फिजिकल शटर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पिक्सल्स होते हैं। जैसे ही आप बटन करते हैं प्रेस तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उस पर लाइट पड़नी शुरू हो जाती है, कुछ इस तरीके से। ये फिजिकल शटर है, बट इलेक्ट्रॉनिक शटर होगा तो वो लाइट तो पड़ जाएगी पर उसके बाद ये रिलीज़ नहीं होगा बंद होने के लिए। बस ये ध्यान रखना है, हमें उससे कुछ कार लेना देना नहीं है। कुछ कैमरेज में अब इलेक्ट्रॉनिक शटर्स आने शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने कहा शायद आपके साथ मैं शेयर कर लूँ ये चीज़ भी। 2 हिस्से थे अभी मैंने आपको बताया जिससे कि हमने लाइट को कंट्रोल किया। क्या था? एक था अपर्चर, वो छेद जिससे कि लाइट अंदर आती है, वो लेंस में होता है, उस छेद को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा वो पर्दा जिसको हम शटर कहते हैं, जो सेंसर के सामने लगा रहता है, वो कितनी स्पीड से खुलेगा या बंद होगा उसको हम शटर स्पीड कहते हैं। इससे हम लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, पर इसमें लिमिटेशन है। तो एक तीसरा फैक्टर है जो कि फिजिकल फैक्टर नहीं है, वो एक हम कुछ तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ, एक कैमरे का जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं, उसका एक पार्ट है जिसको हम ISO कहते हैं। ISO क्या करता है? ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या हुआ? इसमें फोटोग्राफी का नाम ही नहीं आया, शटर में भी तो नहीं आया था, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक टाइम ऐसा था जो फिल्म का ज़माना था, उस समय क्या था, हर एक कंपनी जो कि एक कंट्री में प्रेजेंट थी अपनी कंट्री के हिसाब से एक यूनिट निकाल दी, उसकी डेफिनेशन कुछ रख दी। जैसे अमेरिका में अगर कोई कंपनी थी उसने ASA निकाल दिया अपना स्टैंडर्ड, जो जर्मन कंपनी थी उसने DIN निकाल दिया। फुल फॉर्म पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप सोचिए, जब अमेरिकन फोटोग्राफर जो कि अमेरिकन वहाँ की बनी हुई ASA फिल्म को लेके जा रहा है और वो जर्मनी में चला जाता है, वहाँ उसकी फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे जब फिल्म खरीदता है तो उसको एक चार्ट रखना पड़ेगा समझने के लिए कि जो मैं ASA यूज़ कर रहा था वो अब DIN के हिसाब से क्या कन्वर्जन है।
मेरे को कौन सा फिल्म लेनी पड़ेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उस समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनली एक फैक्टर बनाएंगे आईएसओ का। तब उन्होंने इंटरनेशनल आईएसओ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आईएसओ नाम आगे आएगा। ये क्या है? ये लाइट को बढ़ाता है या कम करता है? नहीं, ये सिर्फ एक सेंसर जो कि आपके कैमरे के अंदर है, उसकी लाइट की सेंसिटिविटी को या बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है जी, चेंज करता है। कुछ इस तरीके से नंबर्स हैं, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। जितना छोटा नंबर होगा उतनी कम सेंसिटिविटी होगी, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतनी हम कम लाइट में ब्राइट फोटो खींच सकते हैं। मतलब फिर से समझाता हूं, अगर आपका अंधेरे वाली जगह पे आप फोटो खींच रहे हैं तो 100 पे जब खींचेंगे तो आपको डार्क पिक्चर नज़र आएगी, और उसकी सेंसिटिविटी आप बढ़ाते हैं सेंसर की नंबर बढ़ा के, तो वहीं पे ब्राइट पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? सिंपल मैथमेटिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम इसी पे रह के बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 100 जो है किसी भी कैमरे की बेस सेंसिटिविटी है। बेस सेंसिटिविटी मतलब आप कोई भी कैमरा जब उठा के देखोगे उसका जो सबसे छोटा नंबर आईएसओ का है वो 100 है। हाँ, कुछ कैमरे में, कुछ ब्रांड्स और या कुछ ब्रांड्स के कुछ मॉडल्स में उन्होंने 65 भी दिया हुआ है बेस सेंसिटिविटी आईएसओ की। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। अगर आपके कैमरे में 65 है तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि हाँ, फिर उसकी बेस सेंसिटिविटी वही है। 100 बेस सेंसिटिविटी हुई, 200 मतलब जो 100 की थी उससे डबल सेंसिटिव हो गया। जब मैं 6400 पे आ रहा हूं तो 100 के मुकाबले कितनी सेंसिटिविटी बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई उसकी लाइट को लेके सेंसर की? 64 टाइम्स, 64 गुना बढ़ गई उसकी सेंसिटिविटी। तो पिक्चर तो अपने आप ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अब इफेक्ट दिखाता हूं इसका असल में कैसे नजर आएगा। ये फोटो है 100 आईएसओ पे, सिर्फ वो जो दिए जिनकी लौ है वो नजर आ रही है आपको, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये हुई 1600 पे, थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ गया। मैं सिर्फ थोड़ा से इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे इफेक्ट आता है। और ये पूरी पिक्चर साफ नज़र आ रही है। ये है 12800 आईएसओ पे, मतलब 12800 का मतलब 100 के हिसाब से कितने गुना बढ़ गई सेंसिटिविटी? 128 गुना। इसीलिए ये पिक्चर ब्राइट नज़र आ रही है, आप पिक्चर खींच पा रहे हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक ट्रायंगल सा बनता है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में आगे बात करूंगा, बट यहां पे समझाना सिर्फ आपको ये चाहता हूं कि ये तीनों जो फैक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को जिस समय लाइट को कंट्रोल करना है तो मैं अपने हिसाब से वहाँ से एक टोकरी में अपर्चर पड़े हुए हैं वहाँ से उठा के अपर्चर यहाँ रख दिया, दूसरी टोकरी में शटर स्पीड पड़ी हुई है वहाँ से उठा के अपने मन मुताबिक एक शटर स्पीड बोला ये अच्छी लग रही है, नंबर मेरे को बड़ा पसंद है, मेरा 3 नंबर फेवरेट है, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और एक टोकरी में आईएसओ पड़ा हुआ है उठा के यहाँ रख दिया और पिक्चर बन जाएगी। नहीं होगा। तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये कैसे इफेक्ट करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अलग से आइसोलेटेड, एक अलग से फैक्टर को, सेटिंग को हटा के आप कुछ नया नहीं कर सकते। तीनों के साथ मिल के आपको लाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको एक मैं इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक नल है, आपके घर का नल हो सकता है, इस शेप का होगा, उस पर मत जाइए है या नहीं है, प्रिंसिपल सेम है। जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो समझ लीजिए, जो पानी उस पाइपलाइन में जा रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आप समझ के चलिए। ये पाइप इस नल के अंदर घुसा,
जो उसका टैप का जो आपका ऊपर नॉब है, अब वो जो भी उसका जिससे आप नलके को खोलते हैं, वो आप समझ लीजिए अपर्चर है, बिकॉज अंदर जो वॉल्व लगा होगा उसकी ओपनिंग को ये बदल रहा है। बंद से थोड़ा खोलता है, ज़्यादा खोलता है, बड़ा कर देता है, उससे अपर्चर साइज बढ़ता चला गया। और जो ये पानी आ रहा है, जिस स्पीड से यहाँ गिर रहा है, उसको हमने शटर स्पीड समझ लेते हैं। एंड एक ग्लास में जो गिर रहा है वो एक्सपोजर बन रहा है। क्यों? ग्लास को अगर आप सोच के चलें कि सेंसर है, तो इसमें कितनी देर तक पानी गिरता रहेगा और कितना भर जाएगा, वैसे ही उस सेंसर पे लाइट कितनी देर तक गिरती रहेगी और कितनी कलेक्ट हो जाएगी उस सेंसर में लाइट, सो दैट कि आपको पिक्चर बन पाए। तो इसको आप एक्सपोजर समझ लीजिए। आईएसओ के लिए क्या है, हमको कम या ज़्यादा करना है, वो एग्जैक्ट तरीके से समझाना मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं उस कंटेनर की शेप को बदल देता हूँ, छोटा कर दूंगा तो कम आईएसओ हो जाएगा, बड़ा कर दूंगा तो ज़्यादा आईएसओ हो जाएगा। एपर्चर, फिर कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर। मैं अब आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने आपको बताई थी, यहां पे आप डिटेल्स एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए f1.4 के ऊपर मैंने फोटो खींची है। f1.4 को जब आप देखेंगे तो यहां पर पूरा शार्प फोकस है, इसके आसपास हर चीज ब्लर है, मतलब सबसे बड़ा जो अपर्चर साइज है उस पे आपको सबसे कम एरिया में फोकस मिल पाता है, बाकी सब ब्लर होना शुरू हो जाता है। नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड हम कह सकते हैं इसको, मतलब बहुत सकरी डेप्थ ऑफ फील्ड। ज़्यादा आप एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, ज़्यादा एलिमेंट्स उसको इंक्लूड नहीं कर सकते जिसमें कि आप फोकस दे पाए। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं। f2.0 थोड़ा सा बढ़ गया, f2.8 और बढ़ गया, मतलब क्या बढ़ गया? साइज नहीं, साइज तो छोटा हुआ, ध्यान रखना। बढ़ा क्या? डेप्थ ऑफ फील्ड। नंबर जब बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, और नंबर जब बढ़ रहा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ रही है। क्लियर है? जितना छोटा नंबर उतनी कम डेप्थ ऑफ फील्ड और उतनी बड़ी ओपनिंग साइज, और जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी ओपनिंग साइज और उतनी बड़ी ज़्यादा वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरुआत में, बाद में तो बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, टेंशन मत लो। f5.6 डेप्थ ऑफ फील्ड और बढ़ गई, अपर्चर साइज थोड़ा और छोटा हो गया। f8, f11 अब दिखने लग गया, हर चीज जादू है। f16, f22, ठीक है? ये क्लैरिटी आई आपको? तो ये जो मैं पूरा फिनोमिनन है डेप्थ ऑफ फील्ड का, ये क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा एक ये लेंस की ओपनिंग है, एक मैंने ली, इसको हम अपर्चर कह लेते हैं, लेंस पूरा नहीं ले रहे, मेरे अपर्चर समझ लीजिए। एक ये है छोटा और एक अपर्चर है बड़ा, ठीक है जी। जो मेरा इमेज प्लेन है जिसको मैंने आपको समझाया था, सेंसर, वो अनफॉर्चुनेटली फिक्स है, एक जगह है, उसको मैं बदल नहीं सकता। ये नहीं कर सकता अच्छा शार्प नहीं आ रही, अंदर से खींच के बाहर निकाला, पीछे शिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं कर सकते, वो यहीं है, ठीक है। अब जब लाइट सोर्स दोनों के लिए यहां से लाइट जो भी पड़ रही है, सब्जेक्ट ये है, इससे लाइट अब निकल के यहां से जो जाएगी एंटर करेगी लेंस के अंदर। लेंस के अंदर साइज लेंस का एक ही है, पर अंदर अपर्चर का साइज अब बदल रहा है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, दोनों का जो एंगल था जिस पर लाइट एंटर कर रही है वो बदल गया है।
जब ये बदल गया है, इसका मतलब जो लाइट की जो पाथ है, जो उसका रास्ता बनेगा अंदर जाके, वो भी बदला हुआ होगा। अब ये जो फ़र्क है, ये यहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये छोटा अपर्चर था और इस एंगल से लाइट अंदर आई थी। पोजीशन ठीक नहीं दी मैंने। जब इस एंगल से लाइट अंदर आई थी, ये यहां जाके एक पॉइंट पे लाइट मिल गई, आपको पिक्चर शार्प मिल गई। पर इस केस में क्या हुआ, ये इमेज प्लेन था, ये भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन साइज क्या हो सकता है, और उसका जो पॉइंट जिसमें कि उस दोनों रेज को लाइट की मिलना था, वो या सेंसर की इमेज प्लेन से पहले मिल रहा है या उसके बाद मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक आउट ऑफ फोकस सा एक सर्कल बन रहा है, जिसमें कि एक पॉइंट पे तो इमेज शार्प दिखेगी और बाकी जगह पे वो ब्लर हो जाएगी। वो क्यों हुआ, क्योंकि एपर्चर का जो साइज था, इसने लाइट के एंगल को बदल दिया। ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। शटर स्पीड को हम एक्सपोजर टाइम भी बोलते हैं। अपर्चर का मैंने आपको बता दिया, उससे डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे हो रही है, साइज भी आपको समझा दिया। थोड़ा सा अगर रिपीट करना है तो वही है, जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा साइज होगा। इसका मतलब उतनी ज़्यादा लाइट आएगी पर उतना छोटा डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगा। लिखना है लिख लीजिए, बिकॉज यही ये कन्फ्यूजन हो सकता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। शटर स्पीड पे आते हैं, उसका एक्सपोजर टाइम मतलब ऐसा टाइम जितनी देर के लिए शटर ओपन है और लाइट को सेंसर पे गिरने दे रहा है, उसको हम एक्सपोजर टाइम कहते हैं। मतलब उस टाइम तक सेंसर एक्सपोज हो रहा है लाइट से। क्लियर? अब यहां पे हम 1/, यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जैसा कैमरे में था या है वैसा ही हम यहां पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 8000 का मतलब है 1/8000, 1/8000। बहुत फास्ट है। क्यों? एक सेकंड का 8000वां हिस्सा। क्लियर? 500 का मतलब क्या हुआ? 1/500, 1/500। 60, 1/60, 2 हाफ सेकेंड हो गया। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे होता है, जो शुरू के थोड़े थोड़े नंबर्स होते हैं। 1 सेकेंड, यहां जो 2 है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। आपके कैमरे में 30 सेकेंड से ज्यादा का एक्सपोजर टाइम नहीं है। इसके बाद क्या करें? इसके बाद आपके कैमरे में आता है बल्ब, बी लिखा होगा, देखिएगा, जिसको हम बल्ब कहते हैं। मोड है ये, जिससे हम लॉन्ग एक्सपोजर खींच सकते हैं। 30 सेकेंड के बाद कितना भी एक्सपोजर हम इस सेटिंग पे आके खींच सकते हैं। एक्सपोजर टाइम को बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 30 सेकेंड, 30 मिनट, जितना भी। ठीक है जी। ये जो एरिया है ऑलमोस्ट 1/8000 से लेके 1/2000, 1/2000 तक का सुपर फास्ट हम शटर स्पीड कहते हैं। फिर फास्ट आ जाता है, 1/60 नॉर्मल हो जाता है। मैं भी थोड़ा सा, ये कंट्रोवर्शियल है नॉर्मल वाला पार्ट, मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ, समझाता हूँ।
हाफ सेकेंड वाला जो लेते हैं हम, 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, 2 सेकेंड, ये थोड़ा स्लो में आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद इससे नीचे जो जाता है या 1 सेकेंड के बियॉन्ड जो एक्सपोजर टाइम जाता है वो सुपर स्लो शटर स्पीड है। ये मैं आपको बता ज़रूर रहा हूं नॉर्मल 1/60। पर्सनली मेरा अपना ये मानना है हर एक शटर स्पीड नॉर्मल हो सकती है। वो ऐसी शटर स्पीड या एक्सपोजर टाइम जिससे कि जो मैं फ़ोटो बनाना चाहता हूँ वो मैं बना सकता हूँ, वैसी बना सकता हूँ, उसको हम नॉर्मल शटर स्पीड कहेंगे। उसके अलावा हर चीज़ अब नॉर्मल है। ठीक है जी। हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कौन सी शटर स्पीड हमने लेनी है फ़ोटो खींचने के लिए? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना एक बिल्डअप करूँगा आपको समझाने के लिए। एक टाइम ऐसा था जिस समय कि सब फोटोग्राफर्स नहीं थे, या तो फोटोग्राफर्स थे या फोटोग्राफर्स नहीं थे। जो जनरली फोटोग्राफी करता था, जिसके पास कैमरा था, जाके शूट करता था, वो फोटोग्राफर कहलाता था। हर एक के पास कैमरे का एक्सेस नहीं था, ना वो खरीदता था, ना शायद खरीद सकता था, या खरीद सकता था तब भी नहीं खरीदता था बिकॉज शौक नहीं था। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि मोबाइल फ़ोन जिसके पास भी है, स्मार्टफोन, वो अपने आप को फोटोग्राफर कहता है। फ़र्क क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि आपके आसपास रोज़ नज़र आ रहा है आपको, जो है जिस कोर्स में भी नहीं बैठा आपकी तरह, पर उसके पास एक कैमरा है, फ़ोटो खींच रहा है उससे, और एक आप जो कि फ़ोटोग्राफर हैं या बनना चाह रहे हैं सीरियसली, दोनों में क्या फ़र्क है? आप शटर बटन प्रेस करने से पहले कुछ सवाल अपने आप से पूछते हैं, कुछ सोचते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसका एक पहला स्टेप यहाँ पर आके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप शटर स्पीड क्यों कौन सी शटर स्पीड क्यों लेंगे। पहला, आपका सब्जेक्ट क्या है? पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, पेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, कौन है? क्या वो मूविंग है? घोड़ा है, सिर्फ खड़ा है, कि चल रहा है, कि दौड़ रहा है? रिवर है तो रिवर मूविंग है, पानी उसका। तालाब है, लेक है, तो पानी खड़ा हुआ है। क्या वो मूविंग है? अगर आंसर आपका यस है तो क्या आप इसको फ्रीज मोशन में दिखाना चाहते हैं? फ्रीज मोशन मतलब आप उसकी मूवमेंट नहीं दिखाना चाहते, या आप उसको ब्लर मोशन में दिखाना चाहते हैं, मतलब वो दौड़ता हुआ नजर आए, कहीं पे ब्लर आ जाए, कहीं पे पानी है तो सिल्की स्मूथ सा आ जाए, उसकी मूवमेंट को या मोशन को दिखाना चाहते हैं। क्या लाइट अच्छी है वहां पे, ज़्यादा है या कम है? ये सब सवाल जब आप अपने आप से पूछ रहे हैं तो आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। अगर मैं मोशन दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? स्लो शटर स्पीड लूंगा। याद है ना वो फोटो दिखाई थी जिसमें कि शटर स्पीड के एग्जांपल में लड़का लिफ्ट के सामने से चल रहा है, शटर स्पीड स्लो हो गई तो ब्लर आ गया, उसकी मोशन लगी है, ऐसा पता चल रहा है कि वो चल रहा है। और जब मैं फ्रीज करना चाहूँगा तो मैं फास्ट शटर स्पीड यूज़ करूँगा। ये सब जिस समय आप सवाल पूछेंगे तो आपको अपने आप आंसर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हम शटर स्पीड को लेके एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे शटर स्पीड की जगह पे एक्चुअली में मैं ये चाहूँगा कि आप शटर स्पीड को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए। आप हमेशा जब शटर स्पीड के बारे में सोचें तो एक्सपोजर टाइम के बारे में सोचें, बिकॉज वो ज़्यादा आपको समझाएगा हर चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे हम
1/125 या 1/125 वाला जो शटर स्पीड है, ये एक्चुअली एक्सपोजर टाइम है। इतनी देर के लिए शटर ओपन रह रहा है। इसमें आपको इस टाइप की फोटो आएगी। 1/60, 1/60, शटर स्पीड स्लो हो गई, एक्सपोजर टाइम बढ़ गया। जब शटर स्पीड स्लो होगी, एक्सपोजर टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? थोड़ी सी और अच्छी हो गई फोटो, और छोटी सी थोड़ी सी अच्छी हो गई, 1/15, 1/15 पे, और बढ़ती चली जा रही है। हम बढ़ाते जाते हैं। ओहो, क्रिसमस की ग्रीटिंग्स भी आ गई हैं अब तो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये तो लाइट थी। जब हम फ्रीज मोशन, मैंने इससे पहले एक स्लाइड में मेंशन किया था कि हम उसकी मोशन को, जो मूवमेंट है, उसको फ्रीज करना चाहते हैं। वो भी हम शटर स्पीड से कर सकते हैं। वो है, समझो ये है, एक छोटा सा खिलौना मिलता है मेलों में, बच्चे लेते हैं, हवा में उड़ता है। हवा में उड़ नहीं जाता, मतलब डंडी पे रहता है, घूमता है गोल गोल। 1/30, ब्लर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि उड़ रहा है, वो चल रहा है, घूम रहा है, उड़ नहीं रहा, घूम रहा है, सॉरी। फिर आते हैं, हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, 1/60। यहां पे बीच में शार्प हो गया, पर एजेस पे अभी भी हल्का सा ब्लर आ रहा है, मोशन उसकी नज़र आ रही है। फ्रीज हम नहीं कर पाए। फ्रीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? और फास्ट करना पड़ेगा। 1/125, 125, और करना है और कर दीजिए। मैं यहां पे ख़त्म करूंगा इमेज दिखाना। आप जितने पे ले जाना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, आप चाहते हैं वो दिखाने के लिए। ठीक है जी। जो आईएसओ हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, सेंसर की सेंसिटिविटी को लेके, ये आईएसओ फिल्म के टाइम से शुरू हो चुका था। हो सकता है उस समय एएसए हो, दिन हो, कुछ और हो, उस पर भी हम नहीं जाते। बेसिकली फिल्म की स्पीड को डिनोट करता था, वो बताता था कि उस फिल्म की कितनी स्पीड है। ये नंबर उस समय से आते चले आ रहे हैं। रोल फिल्म 1885 में भी जो आई थी, उसमें भी ये था। आगे हम आते हैं तो आप ये देखिए, 35 mm फिल्म 1909 में जो आई थी, इसमें अगर आप ये देखेंगे तो 400 है आईएसओ। फिर हम आगे आते हैं, कोडाक्रोम में 64 है। ठीक है जी। और आगे आइए, इनमें एपीएस फिल्म 1996 में जो आई थी, ये देखिए, इसमें 200 है, इसमें 200 है, इसमें 400 है। अब आ गया सेंसर हमारा। सेंसर ने सब कुछ बदल दिया। इसमें अब केमिकल्स नहीं हैं। फिल्म में केमिकल्स होते थे, अलग चीज़ें होती थी, और तरीके से काम करती थी चीज़ें। इसमें अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, जो हम आगे और भी समझेंगे इनको डिटेल्स में। पर सेंसर में जब आईएसओ काम करता है तो सेंसर की लाइट के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। मैंने पहले भी अभी कुछ स्लाइड्स पहले बताया था आपको। आईएसओ से अगर हम फोटो खींचे तो वो कैसे आपकी इमेज में लाइट को की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, वो देखते हैं। साथ में एक छोटा सा और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं आईएसओ को बढ़ाता जाऊंगा और फोटो आपको सामने नज़र आएगी, उसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो की क्वालिटी शायद कहीं ना कहीं पे कम होती भी नज़र आए आपको। वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा और दोबारा। ये है 100 आईएसओ पे, 200, 400, 800, 1600, कुछ दिखना शुरू हुआ हमें और ज़्यादा। फिर 3200 पे, अच्छा पीछे भी कुछ है, अभी इससे पहले नज़र नहीं आ रहा था हमें। 6400, 12800। अब आप देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है इस एरिया में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो शार्पनेस नहीं है, वो क्लीन पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। इसको हम नॉइज़ कहते हैं, जो कि बननी शुरू हो चुकी है। ये क्यों हो रहा है? मैं अभी थोड़ी देर में, पहले आपको पूरी पिक्चर्स दिखा दूं, फिर आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। 25,600 बहुत ब्राइट हो गई, बट प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नॉइस आ रही है। 51,200, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए
ये ऐसा लगा जैसे वेलवेट बन गया, वो वेलवेट नहीं है। दो डायरेक्ट कंपैरिजन आपको पिक्चर का दिखाता हूं क्लोजअप में, एक जो कि लो आईएसओ पे खींची हुई है और दूसरी जो कि हाई आईएसओ पे खींची हुई है। ये लो आईएसओ पे फोटो है, ये हाई आईएसओ पे है। आप ये देखिए, लो आईएसओ में यहां पे नॉइस कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रही, बिल्कुल शार्प क्लीन पिक्चर है। यहां देखिए, ये देखिए नॉइस नजर आ रही है, कलर भी बदल जाते हैं। नॉइस जो है हाई आईएसओ आपकी पिक्चर को कई एडवर्स तरीके से या गलत तरीके से फाइनल इम्पैक्ट देता है या उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है। ये अच्छी हैं या ख़राब हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कैमरे का आईएसओ की जो रेंज, स्टैंडर्ड रेंज देते हैं, अगर आप कोई भी कैमरा, जो आपके पास कैमरा है उसके मैनुअल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आईएसओ रेंज 100 से लेके 6400, 100 से लेके 12500, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर ही खींचनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप गए हैं कहीं पे घूमने, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करने गए हैं और आपने आज तक टाइगर नहीं देखा था, आज तक नहीं। जू में देखा है मरियल सा, उसके बाहर आपने असल में नहीं देखा उसको। आप बहुत दिल से गए हैं, दिन भर घूमते रहे, टाइगर नहीं मिला। रात होने को आ रही है, आपकी जीप बाहर निकल रही है और टाइगर दिख गया और आपने कैमरा निकाला तो आपने सुना कि मैंने आपको बोला था 6400 के ऊपर नहीं जाना, और आपको याद रह गया। 6400 पे गए, फ़ोटो नहीं आई, कहते मैं तो नहीं जाता आगे। मत जाओ, आके बोलना जाके दोस्तों को कि टाइगर देखा था, क्या फ़ोटो खींची? नहीं नहीं नहीं, वो जस्सी जी ने बोला था नहीं खींचनी 6400 के आगे। क्यों भाई? अल्टीमेटली आप ये छोटी सी चीज़ समझ के चलिए, फोटोग्राफी टेक्निकल पार्ट को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट कैप्चर करना है। मैंने पहले जो डेफिनेशन बताई थी व्हाट इज फोटोग्राफी में, उससे बियॉन्ड फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है। टेक्निकल तब है उसको ऑपरेट करने के लिए, कैमरे को ऑपरेट करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, वो मैं फ़ोटो शायद बेच ना पाऊँ, लोग नहीं खरीदेंगे, वो बात अलग है, वो सेकेंड हिस्सा है, पर फोटोग्राफ तो लेनी ज़रूरी है ना, कि नहीं? जितना भी आईएसओ आपको बढ़ाना पड़े, अगर आपको एक मोमेंट वो लगता है कि वो कैप्चर करनी है, आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए प्राइसलेस है, आपके लिए बहुत महत्व रखती है, तो कितना भी आईएसओ करना पड़े जो आपका कैमरा अलाउ करता है, प्लीज़ उस पर खींचिए। ठीक है? तो हर चीज़ सही है जब तक कि मैं जो मैं चाह रहा हूं वो कर पा रहा हूं। अब नॉइस क्यों आती है, क्वालिटी क्यों गिरती चली गई? एक एग्जांपल लीजिए, एक दूध है, एक ग्लास का दूध है, ग्लास दूध से भरा हुआ है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को दूध देना है। क्या कर सकता हूं? 2 ऑप्शन है। मेरे पास दूध सिर्फ 1 गिलास भर बचा है, इससे ज़्यादा नहीं बचा, पर बच्चे 2 हैं जिनको देना है। 1-2 गिलास लूँगा, आधा आधा करके दे दूँगा। अब बच्चे बदतमीज़ है मेरे, वो क्या कहेंगे? नहीं 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 पापा पूरी चाहिए। अब उनको पूरा दिल बहलाने के लिए मैं क्या करूँगा? आधा गिलास पानी भर दूँगा। नुकसान? कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आधा गिलास दूध तो अंदर गया ना, आधा गिलास पानी चला गया, कोई जहर थोड़ा ना गया। अब इसी सिचुएशन को लीजिए कि 10 बच्चों में वो 1 गिलास दूध बांटना है। आप करके देखिए पानी मिला के, वो कहेंगे गंदा पानी क्यों पिला रहे हो, दूध पिलाओ। गंदा लगेगा ना, वो पानी नज़र आएगा पानी है, कितना मिलाओगे? क्वालिटी ख़त्म। लाइट उतनी ही है, समझ के चलिए, लाइट नहीं बढ़ रही है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है, वो एम्प्लीफाई हो रही है लाइट। एक पॉइंट के से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जब हम उसकी एम्प्लीफिकेशन बढ़ाएंगे
तो लाइट तो उतनी थी, वो ऐसी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। हाँ, बट अगर मेरे को फ़ोटो खींचनी है और उस मोमेंट को कैप्चर करना है तो कितना भी आईएसओ पे जाना पड़े करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र पहले हूँ, टेक्नीशियन बाद में हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आईएसओ का बिहेवियर मैंने आपको समझा ही दिया। सम अप करता हूं, इसमें 100 आईएसओ पे बेस्ट क्वालिटी आ रही है और 6400 आईएसओ पे हाईएस्ट यूजेबल सेंसिटिविटी हम कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट मैंने आपको बताया, फिर से वही याद रखिएगा, मोमेंट कैप्चर करनी है, फोटोग्राफर पहले हूं, टेक्नीशियन बाद में हूं। अब हम आगे चल के देखते हैं ऑटो आईएसओ। मैं पर्सनली स्पीकिंग, अगर मेरे से आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं किसी भी ऑटो फीचर का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट कई जगह पे बहुत काम आती हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फिर उस सीन को सोच के देखिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टाइगर वाला, कि आप अंधेरे में हैं, अंधेरा हो चुका है, आपकी जीप बाहर निकल रही है, टाइगर सामने आ गया, जीप नहीं, जीप, कार, टाइगर आ गया सामने। अब आपको पता है कि आईएसओ बढ़ाना है आपने। अब दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पहली कि आपको बटन का याद नहीं है, कहाँ कौन से बटन से आप आईएसओ को बदलेंगे, वहाँ पे आपको टाइम लग रहा है। खैर, आपने किसी तरह ढूंढ ढांड के आईएसओ को बढ़ा दिया, जितना करना था आपने, समझो 20,000 कर दिया, जो भी 25,000 कर दिया, 12,800, जितना भी करना था आपने कर दिया। और जैसे ही कैमरा उठा के सामने देखा तो टाइगर नदारत था। क्या करें सर, वो आपकी बीवी भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी मम्मी जी भी नहीं है वो, कि जिनको मैं बोल सकूं खड़े रहे भाई, मेरे को पहले समझ लेने दे फिर फ़ोटो खींचूंगा। वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, चला गया, आपको फिर फ़ोटो नहीं मिली। अब यहाँ पर ऑटो आईएसओ बहुत काम आता है। सो मैं कई बार क्या करता हूँ, जिस समय जैसे ही इसी सिचुएशन में होता हूँ, कई बार हम लोग होते हैं कि जहाँ पर अब हमको पता है कि सडनली कोई शूटिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, पर अंधेरा हो चुका है, तो मैं उस समय कैमरे को ऑटो आईएसओ पे डाल देता हूँ कि मेरी फ़ोटो ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो मिल जाए मुझे, ये ना हो कि फ़ोटो ही नहीं मिली। ये काम कैसे करता है ये मैं अब आपको समझाता हूँ। हाँ जी, मेरे को वाइट बोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर इस स्लाइड पे देखेंगे तो वो क्या है, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का चार्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस और जो जितनी लाइट कम या ज़्यादा है उसका चार्ट बना हुआ है। हम इस पूरे एग्जाम्पल को समझने के लिए एपर्चर को मैं फिक्स कर रहा हूँ f22 के ऊपर। ये मैंने फिक्स कर दिया, इसको चेंज नहीं करूंगा। अब मैं किससे एक्सपोजर अचीव करूंगा, शटर स्पीड एंड आईएसओ को से लेके। तो ऑटो आईएसओ कैसे काम करता है, वो अंदर एक एल्गोरिथम है जिसको हम लोग समझ सकते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन या कैलकुलेशन डाली हुई है कि अगर हम इतनी लाइट होगी तो आपको इतना आईएसओ बढ़ा के उसने देना है। अब वो लाइट को भी देख रहा है और दूसरी एक और चीज़ जो कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपकी पिक्चर शार्प आनी चाहिए। ये ना हो कि उसने f22 पे कम लाइट के हिसाब से आईएसओ 800 किया, इस 800 आईएसओ के बाद आपको शटर स्पीड अभी भी 1/60 मिल पाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 1/60, या चलो आपको और एग्जाम्पल समझाने के लिए 1/30 कर देता हूँ। 1/30 की आपको शटर स्पीड मिली, बट एनिमल जो था या जो आदमी था, जो भी था जिसकी आप फोटो खींच रहे हो, वो थोड़ा इससे फास्ट चल रहा है। तो यहां पर आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो ब्लर आ जाएगा। आपने ऑटो आईएसओ भी यूज किया और अगर आपको ये रिजल्ट मिला तो आप क्या कैमरे को अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो कैमरे का एक रोल है, जो एल्गोरिथम जो कैलकुलेट कैसे करता है, वो ये कहता है कि मेरे को इसको इतनी शटर स्पीड देनी है आईएसओ बढ़ा के ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपकी पिक्चर जो है वो शार्प आए, इन फोकस। वो
हिलना नहीं चाहिए, उसकी मूवमेंट कैप्चर नहीं होनी चाहिए, जिसको हम फ्रीज मोशन कहते हैं, वो चाहिए, फ्रीज मोशन चाहिए। यहां पर कैमरा इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहां पे थी कि आपको मोशन ब्लर चाहिए, यहां पे ऑटो आईएसओ में नहीं मिल पाएगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, फ्रीज मोशन चाहिए, आपको कैमरा दे देगा। ये कैलकुलेट कैसे करता है? एक थंब रूल हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी में कि शटर स्पीड जो है 1/, शटर स्पीड जो भी आ रही है, जो शटर स्पीड है 1/, हाँ जो 100 है समझो, जो ये नंबर है आपका, ये नंबर बराबर होना चाहिए फोकल लेंथ के। यहां मैं देखिए क्या दिखा रहा हूं। सो यहां पर भी आप देखिए, यहां पे अगर मैं फोकल लेंथ 100 mm है, 100 mm फोकल लेंथ पे शूट कर रहा हूं लेंस पे, तो जो ऑटो आईएसओ है वो मिनिमम शटर स्पीड मेरे को जो देगा वो 1/125, 1/125 की देने की कोशिश करेगा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैं आपको दोबारा आता हूं। अगर मेरी फोकल लेंथ 600 है, 600 mm फोकल लेंथ पे अगर मैं शूट कर रहा हूं, f22 मैंने फिक्स किया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, 22 हो सकता है, f8 हो सकता है, कोई भी, आपने अपर्चर फिक्स कर दिया, तो आपको ऑटो आईएसओ इतना आईएसओ जंप करेगा जिससे कि आपको शटर स्पीड एटलीस्ट 1/600 या 1/700 के आसपास मिले। 600 से ऊपर ही अचीव करेगा। ये हो सकता है 800 आईएसओ पे मिल जाए आपको, हो सकता है 8000 पे मिले, मेरे को नहीं पता, पर कैमरा में ऑटो आईएसओ इस तरीके से ही काम करता है। समझ आ गया आपको? यहां पे अब हम फिनिश करेंगे अपना कैमरा बेसिक्स वाला मॉड्यूल। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप प्लीज पूछ लीजिए। आपके कोई भी दिमाग में सवाल है, आप प्लीज कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहां से जब भी पूरा कोर्स मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जब भी आप इसको कंप्लीट करें, आपके दिमाग में कोई भी, जहन में कोई भी सवाल रहना नहीं चाहिए अनआंसर्ड। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ।